हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई एम श्योर आप सभी एकदम फैंटास्टिक होंगे। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे सुपर बाइक्स की। फ्रेंड्स, मैंने देखा है आजकल के समय में काफी यंगस्टर्स हैं जिनका एक ड्रीम है एक सुपर बाइक खरीदने का, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग अपना ये ड्रीम सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाते हैं। बाकी बचे हुए लोग लाइफ की फाइनेंशियल उलझनों में फंस जाते हैं और अपना ये ड्रीम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। अगर उन्होंने एक सुपर बाइक ले भी लिया तो वो एक ऐसे फाइनेंशियल स्ट्रेस में फंस जाते हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफ काफी डिफिकल्ट हो जाती है। अगर आपका भी एक ड्रीम है एक सुपर बाइक खरीदने का, लेकिन फिलहाल आपके पास उतने फंड्स उतने पैसे नहीं है कि आप यूं जाकर के एक सुपर बाइक ले आए, तो फ्रेंड्स ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं, वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो एक पर्सन एक सुपर बाइक को खरीदने के समय करता है और एक सुपर बाइक को बेचने के समय करता है। दूसरे पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक सुपर बाइक खरीदने के लिए पैसा कैसे इकट्ठा करें। थर्ड और लास्ट पार्ट में मैं अपनी खुद की जर्नी, सुपर बाइक्स मैंने जो भी खरीदे जो भी बेचे उनमें मैंने क्या सही या गलत डिसीजंस लिए वो डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूं कि अगर आप एक फ्रेशर है, अगर सुपर बाइक्स के वर्ल्ड में आप नए पर्सन है, तो इसमें से डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी मिलेगी जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो आते हैं पॉइंट पे, ये डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो कि एक पर्सन एक सुपर बाइक को खरीदने के समय या एक सुपर बाइक को बेचने के समय करता है। पहला सवाल ये आता है कि क्या आपको सीधा एक सुपर बाइक लेना चाहिए? तो इसका सीधा सीधा आंसर है फ्रेंड्स, नहीं। आप पहले एक नॉर्मल से बाइक से शुरुआत करते हैं, उसके बाद आपको एक मिड वेरिएंट का बाइक यानी कि 250, 300 या 350 सीसी के आजू बाजू का बाइक चलाने का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। उसमें आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो तभी आप एक सुपर बाइक लेने का प्लान करो। काफी लोग गलती ये करते हैं कि अपनी काबिलियत से ज्यादा पावरफुल बाइक खरीद लेते हैं, उसे ओवर स्पीडिंग करते हैं और होता है एक्सीडेंट। हाँ, इंश्योरेंस में पैसा तो मिल जाता है फ्रेंड्स, लेकिन आप ही मुझे बताइए एक एक्सीडेंट हुई बाइक जो कि रिपेयर होकर के वापस आती है वो कितने लोग रखते हैं? उसके बाद आप उसे बेचोगे, लॉस करोगे और अल्टीमेटली होगा आपका क्या? पैसा बर्बाद। सो फ्रेंड्स, पहले आप इंश्योर करिए कि आप वो बाइक ठीक से चला पा रहे हैं। आप टेस्ट राइड्स लीजिए, उसका स्पीडिंग, ब्रेकिंग, हैंडलिंग सब कुछ आप इंश्योर करिए। उसके बाद ही आप अगर कॉन्फिडेंट है तो ही उसे खरीदने के लिए आगे बढ़िए। एक सवाल ये आता है कि कौन सी बाइक ली जाए। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें काफी लोग गलती करते हैं। सुपर बाइक्स के अलग अलग सेगमेंट्स हैं। एडवेंचर बाइक्स होती है, स्पोर्ट्स बाइक्स होती है, कैफे रेसर्स होती हैं, क्रूजर्स होती हैं। क्रूजर्स जैसे कि हार्ली डेविडसन हो गई। एडवेंचर बाइक्स आपने देखी होंगी BMW 1250। स्पोर्ट्स बाइक्स जैसे कि कावासाकी निंजा ZX-10R, BMW R90 एक तरह से कैफे रेसर जैसी बाइक है। सो फ्रेंड्स, काफी लोगों की गलती हो जाती है यहाँ पर, उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें किस तरह की बाइक में इंटरेस्ट है। वो जाते हैं, बाइक खरीद के ले आते हैं, 3 महीने 4 महीने चलाने के बाद उन्हें अफसोस होता है कि ये मैंने क्या ले लिया। और फ्रेंड्स, इतने छोटे टाइम फ्रेम के बाद वो बाइक जब सेल करने जाते हैं तो उन्हें बहुत ही भारी मात्रा में फाइनेंशियल लॉस होता है। इस तरह की गलती आप बिल्कुल मत करिए। अगर आप नए हैं, अगर आप अपना पहला बाइक लेने जा रहे हैं, तो पहले आप श्योर हो जाइए कि आप किस सेगमेंट में जाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, अलग अलग सेगमेंट्स में भी सब सेगमेंट्स होते हैं। मुझे उतना ज्यादा तो नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ, मैं एक स्पोर्ट्स बाइक के बारे में आपको बता सकता हूँ। उसमें इनलाइन 2 सिलेंडर वाले इंजन के बाइक्स होते हैं, इनलाइन 3 सिलेंडर वाले इंजन के बाइक्स होते हैं, और जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है इनलाइन 4 सिलेंडर, वो भी बाइक्स होते हैं। ये तीनों कैटेगरीज के साउंड्स अलग होते हैं, फील्स अलग होते हैं। आप इसे एक्सप्लोर करिए, आप पहले श्योर हो जाइए इनमें से भी आपको कौन सा बाइक लेना है, किस कैटेगरी का, किस सब कैटेगरी का बाइक लेना है। उसी के बाद ही आप अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा उसमें इन्वेस्ट करिए। सो आपने ये इंश्योर कर लिया है कि आप अपनी ड्रीम बाइक चलाने के लिए कैपेबल हैं। आपने ये भी डिसीजन ले लिया कि आपको एक्चुअल में कौन सी बाइक खरीदनी है। फिर आता है समय उसे एक्चुअल में जाकर के खरीदने का। लेकिन हमारे पास तो पैसे ही नहीं है भाई, हम उसे खरीदे कैसे? तो इसका तो हर बंदे को सीधा सीधा आंसर मिल जाता है
या तो शोरूम से फाइनेंस करा लो या तो बैंक से जाकर के लोन ले लो। तो भाई सवाल ये आता है कि क्या लोन लेकर के सुपर बाइक लेना चाहिए? तो मैं तो इसका आंसर यही दूंगा कि बिल्कुल नहीं। फ्रेंड्स, आपको लोन लेकर के बाइक नहीं लेना चाहिए। लेकिन क्यों? कोई भी बायर आपको ये कहेगा कि आप पहले लोन क्लोज कर दो, आप मुझे एनओसी दो, एनओसी के साथ ही मैं वो बाइक खरीदूंगा। उस सिनारियो में होता ये है कि अगर आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट काफी ज्यादा है तो आपको इमीडिएटली वो फंड्स कहीं से अरेंज करके वो लोन भरना पड़ता है। हो सकता है कि आप इमीडिएटली वो फंड्स अरेंज ना कर पाए। अगर आप वो फंड्स अरेंज कर भी लेते हैं, उसे क्लोज कर देते हैं, तो हो सकता है कि नेक्स्ट बाइक आप जो लेने का प्लान कर रहे हो वो बाइक लेने के लिए आपके पास फंड्स भी ना हो और आपको उतना लोन भी ना मिले। तो फ्रेंड्स, लोन लेकर के बाइक खरीदने का एडवाइस मैं पर्सनली तो नहीं दूंगा। हाँ, अगर आप श्योर हैं, फिर से कह रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आप श्योर हैं कि आप जो बाइक खरीद रहे हैं उसे आप 3 साल 4 साल के समय तक मिनिमम रखने वाले हैं, उस ही सिनेरियो में आप लोन लेकर के बाइक खरीदें। क्वेश्चन एक ये भी आता है कि क्या हमें एक नया बाइक लेना चाहिए या फिर हमें एक पुराना बाइक, एक रीसेल बाइक लेना चाहिए? तो फ्रेंड्स, इसमें कोई एक ऐसा पर्टिकुलर चॉइस नहीं है मेरा, वो आप पे डिपेंड करता है आपका क्या बजट है, आप क्या पुराना बाइक लेकर के अपना ड्रीम जो है उसे आप सेटिस्फाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये कुछ चीजें मैटर करती है। वैसे फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली अगर आप एक्सपीरियंस्ड बंदे से पूछेंगे ना तो वो तो यही कहेगा कि आप नया बाइक मत लो, आप एक रीसेल में बाइक परचेस करो। क्यों? इसका क्या रीजन है? सुपर बाइक को खरीदते हैं लोग और उसे बेचते हैं, एक और सुपर बाइक खरीदते हैं। ये रोटेशन बाइकर्स के लिए कॉमन चीज है। रोटेशन में क्या होता है कि आपका प्राइस का जो डिफरेंस है उसका आपको लॉस होता है। वो बाइक आप जो शोरूम से खरीदते हो वो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ता है। उसके बाद कुछ समय में आप उसे बेचने जाओगे तो फर्स्ट ओनर से सेकंड ओनर के बीच का जो प्राइस गैप है वो काफी ज्यादा हो जाता है। एक ही साल में लोग 20-20, 30-30%, कुछ लोग तो 40% तक का डेप्रिसिएशन लॉस सफर करके अपना बाइक सेल करते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन तो यही है कि आप रीसेल में जाएं, लेकिन जरूरी नहीं है फ्रेंड्स रीसेल में ही जाना। रीसेल बाइक आप खरीद रहे हैं, प्री ओन्ड बाइक खरीद रहे हैं, तो आप देखिए कि उसका प्राइस डिमांड क्या है, उसके साथ ही आप कंपेयर करिए। उसी बाइक को अगर आप शोरूम से खरीदते हैं तो शोरूम में अभी क्या ऑफर है, आप सीधा सीधा ऑन रोड प्राइस से कंपेयर करिए। आप जो भी एक्सेसरीज उसमें कंपेयर कर रहे हैं उन एक्सेसरीज का आप वैल्यू निकालिए। हो सकता है कि एक रीसेल वाले बाइक से एक ब्रांड न्यू शोरूम से खरीदा हुआ बाइक आपको 20% ही महंगा मिल रहा हो, इंक्लूडिंग द प्राइस ऑफ एक्सेसरीज। इस सिनेरियो में तो भाई शोरूम से एक नया बाइक खरीदना ही एक बेटर ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि रीसेल वाला एक बेटर वैल्यू फॉर मनी है तभी उसे परचेस करिए, अदरवाइज आप शोरूम से नया बाइक लीजिए। शोरूम से नया बाइक लेने में एडवांटेज ये भी है कि उसमें किसी तरह के मैकेनिकल फेलियर्स या कोई फॉल्ट्स नहीं रहते हैं। वो आप सीधा कंपनी से परचेस कर रहे हैं तो आपको एक ब्रांड न्यू पीस मिलेगा। रीसेल में ये रिस्क रहता है, कुछ टेक्निकल फ्लॉज उस मशीन में होंगे जो हो सकता है कि आपको सेलर ने ना बताए हों। अपने माइंड में एक रूल बिठा लीजिए, आप अगर बाइक खरीद रहे हैं ना तो उस समय मत खरीदिए जब आप काफी ज्यादा डेस्परेट हैं उसे खरीदने के लिए, क्योंकि उस सिचुएशन में आप डेफिनेटली उसके लिए ज्यादा प्राइस पे कर देंगे और आप उसे बार्गेन करने की कोशिश नहीं करेंगे। सेलर को भी पता लग जाएगा कि ये बाइक खरीदने के लिए बहुत डेस्परेट है तो उसका वो फायदा उठाएगा। एट द सेम टाइम अगर आप बाइक बेच रहे हैं तो आप कभी भी स्ट्रेस में बाइक मत बेचिए, क्योंकि बायर आपके स्ट्रेस का फायदा उठाएंगे और आपको उसका काफी कम कीमत देंगे और आपको भारी लॉस होगा। फ्रेंड्स, इस चीज को आप अपने माइंड में फिर से मैं बता रहा हूँ बिठा लीजिए। Don't buy a bike when you are very desperate to buy it, and don't sell a bike when you are in a very stressful position to sell it. आप राइडर्स के साथ कनेक्शंस बनाइए, उनमें से आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास एक अच्छे कंडीशन में एक अच्छा बाइक है जो बाइक वो सेल करना चाहते हैं। वहां से आप ढूंढिए, आपको कहीं ना कहीं से आपका एक ड्रीम बाइक मिल जाएगा। आपको रीसेल में मिलेगा लेकिन काफी अच्छे प्राइस पर।
काफी अच्छी कंडीशन में मिलेगा। एक फनी सा पॉइंट फ्रेंड्स, काफी लोग ये सोचते हैं कि सुपर बाइक्स देख करके लड़कियां अट्रैक्ट होती है। इज इट अ गर्ल मैग्नेट? तो भाई ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। लड़कियां सुपर बाइक को देख के अट्रैक्ट डेफिनेटली नहीं होती है। हाँ, कुछ कुछ होती है, वो अट्रैक्ट होंगी बाइक से, वो आपसे अट्रैक्ट नहीं होंगी। तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा आपकी आपने एक सुपर बाइक खरीद लिया तो आपके लिए लड़कियों की लाइन लग जाएगी। भाई अगर लड़कियां पटानी है तो अपने आप पे काम करो, अपनी पर्सनालिटी, अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करो, अपनी काबिलियत बढ़ाओ। एक बाइक खरीदने से कोई भाई लाइन वाइन लड़कियों की नहीं लगने वाली है। भाई सुपर बाइक खरीदना है तो सुपर बाइक चलाने के लिए, उसे एंजॉय करने के लिए खरीदो, ना कि लड़कियां पटाने के लिए। फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको, आपने ऑन रोड प्राइस एक सुपर बाइक का पे कर दिया, वहीं आपका खर्चा खत्म हो जाता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल गलत है। फ्रेंड्स, एक्सेसरीज का जो कॉस्ट होता है ना, उसे काफी लोग इग्नोर कर देते हैं। आप जानते हैं ना, एक सुपर बाइक का एग्जॉस्ट, अगर आप ओरिजिनल एग्जॉस्ट डलवाते हैं तो कितना महंगा आता है। और क्या एक्सेसरीज का लिस्ट एग्जॉस्ट पे खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। एग्जॉस्ट के बाद आते हैं आपके फ्रेम स्लाइडर्स, आपके फॉग प्रोटेक्टर्स, रेडिएटर गार्ड, कॉस्मेटिक एक्सेसरीज भी होती है, जैसे कि टैंक पैड हो गया, टेल टाइडिंग हो गया, जैसे कि एक सिरेमिक कोटिंग हो गया। इन सारी चीज़ों का फ्रेंड्स खर्चा जो होता है ना, वो आपकी बाइक के ओरिजिनल कॉस्ट का करीब करीब मान लो कि 20% हो जाता है। इस एक्सपेंस को काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर वो ये प्लान नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी खर्चा कर देते हैं, तो इस वजह से वो एक फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जब भी एक बाइक के लिए, एक सुपर बाइक के लिए प्लान कर रहे हैं, तो इन एक्सेसरीज का कॉस्ट भी अपने प्लानिंग में, अपने दिमाग में रख के चलिए, ताकि आगे जाके आपको एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन फेस ना करना पड़े। फ्रेंड्स, ऑन रोड प्राइस, एक्सेसरीज का कॉस्ट, क्या यहाँ पे आपके खर्चे खत्म हो जाते हैं? नहीं फ्रेंड्स, इसके अलावा खर्चे आते हैं बाइक को मेंटेन करने के। बाइक मेंटेन करने में क्या क्या आता है? उसकी आती है सर्विस कॉस्ट, आपको टाइम टू टाइम उसके टायर्स चेंज करने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, नॉर्मल बाइक नहीं है कि आप 15,000, 20,000, 25,000 किलोमीटर तक उसका एक टायर का सेट यूज कर पाएंगे। सुपर बाइक्स के टायर्स 5,000, 6,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही खत्म हो जाते हैं, आपको चेंज करने पड़ते हैं। आप एक पुअर टायर के सेट के साथ उस बाइक को स्पीडिंग करने का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, टायर्स भी कोई 10-15 हज़ार के नहीं, 30,000, 40,000 एक टायर के सेट का प्राइस रहता है। वही नहीं फ्रेंड्स, सर्विस की भी अगर मैं बात करूं तो एक सुपर बाइक का सर्विस 10,000 से 20,000 के बीच में आपको कॉस्ट करेगा। ये बड़े बड़े खर्चे हैं फ्रेंड्स। आप खुद ही सोचिए कि अगर आप एक बाइक लोन लेकर के खरीदते हैं तो क्या उस EMI के बर्डन के साथ इन रिकरिंग एक्सपेंसेस को भी आप मैनेज कर पाएंगे? अगर इसका आंसर ना है, अगर आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, तो फ्रेंड्स ब्रेक मारिए और वेट करिए उस पॉइंट का जब आप फाइनेंशियली कैपेबल हैं, जब आपको एक पोजीशन ऐसा लगता है कि आपको ये सारा खर्चा जो आने वाला है वो स्ट्रेसफुल नहीं लगेगा। तभी आप एक बाइक खरीदने के लिए, एक सुपर बाइक खरीदने के लिए आगे बढ़िए। फ्रेंड्स, अगर आप सुपर बाइक खरीदेंगे तो आप या तो डायरेक्टली शोरूम से एक ब्रांड न्यू बाइक खरीदेंगे, या तो आप एक रीसेल में प्री ओन्ड बाइक खरीदेंगे। फ्रेंड्स, मैं कुछ सजेस्ट करना चाहूँगा कि कैसे आप एक वैल्यू फॉर मनी डिसीजन ले पाएंगे। अगर आप एक नया बाइक खरीदना चाहते हैं तो ये एडवाइजेबल है कि आप दिसंबर के महीने तक वेट करिए, क्योंकि काफ़ी बाइक्स ऐसे होते हैं जिन पे दिसंबर के महीने में अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। इसके अलावा जब भी फ्रेंड्स एमिशन नॉर्म्स, जैसे कि अभी BS6 चल रहा है इंडिया में, एमिशन नॉर्म्स जब चेंज होने वाले होते हैं उस समय पर भी आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है फ्रेंड्स। इसके अलावा जब भी कोई मॉडल, कोई आपका ड्रीम सुपर बाइक है, अगर वो उसका एग्जिस्टिंग मॉडल डिसकंटिन्यू होने वाला होता है, उसका एक नया मॉडल आने की न्यूज़ आती है मार्केट में, वो न्यूज़ कंफर्म न्यूज़ हो जाती है, ऐसे समय पर भी फ्रेंड्स जो मॉडल डिसकंटिन्यू होने वाला होता है उस पे कंपनियां काफ़ी अच्छा डिस्काउंट ऑफर करती है। इस तरह के मौके आप ढूंढिए फ्रेंड्स,
और एक राइट टाइम पे डिसीजन लीजिए जिससे आपका काफ़ी पैसा बचेगा। अगर आप रीसेल में सुपर बाइक खरीदना चाहते हैं, अगर आप एक प्री ओन्ड बाइक खरीदना चाहते हैं, तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए जो कि एक वैल्यू फॉर मनी डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करेंगे। तो उसके लिए तो फ्रेंड्स आपको करना पड़ेगा रिसर्च, आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा उन सेलर्स का जिन्होंने अपने एड्स OLX पे डाले हैं, मार्केट प्लेस पे डाले हैं। आपको सुपर बाइक्स के रीसेलर्स, डीलर्स से मिलना होगा। इन जगहों से फ्रेंड्स आप वो प्राइस निकलवाइए, किस प्राइस में वो बाइक रीसेल में सेल कर रहे हैं। आप अपने ड्रीम बाइक के ओनर्स, उन लोगों से मिल सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी आपका ड्रीम बाइक है। आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर बाइक का मैं रीसेल में कितना पैसा दूं। फ्रेंड्स, इस तरह से आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि उस बाइक का, उतने पुराने बाइक का आपको क्या सम ऑफ अमाउंट, आपको कितना पैसा पे करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप डेस्परेशन में, जल्दबाजी में अपना डिसीजन लेते हैं, तो इतना फ्रेंड्स एश्योर्ड है कि आप काफ़ी ज़्यादा प्राइस पे कर देंगे अपने बाइक का। आप लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जितना ज़्यादा पैसा दे देंगे और आपको ये पता चलेगा 2 महीने, 3 महीने के बाद। फ्रेंड्स, काफ़ी बार तो ये तब पता चलता है जब उस बाइक को आप एक फिर से एक रीसेल करने जाओ, तब आपको पता चलता है कि यार इसकी तो कितनी कम वैल्यू है और मैंने इसके लिए कितना ज़्यादा पैसा पे कर दिया था। फ्रेंड्स, अब ये डिस्कस करते हैं कि सुपर बाइक्स बेचने के समय पे लोग क्या गलती करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जब आपकी मजबूरी हो, जब आप काफ़ी ज़्यादा मजबूर हो सुपर बाइक बेचने के लिए, ऐसे समय पर अगर आप बाइक बेचेंगे तो खरीदने वाले लोग या खरीदने वाले डीलर्स उसका फ़ायदा उठाएंगे और आपसे काफ़ी कम अमाउंट में वो बाइक ले जाएंगे और आप वो बाइक उन्हें दे भी दोगे। हाँ, मैं ये यहाँ पे ज़रूर मेंशन करूँगा कि मैं सुपर बाइक के रीसेल वाले डीलर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मुझे ज़रूरी लगता है मार्केट में ऐसे काफ़ी डीलर्स हैं जो कि आपको एक ऐसा प्राइस ऑफर करेंगे जो कि बहुत कम होगा। फ्रेंड्स, मार्केट में ऐसे बहुत लोग होते हैं, ना ही सिर्फ डीलर्स बल्कि सुपर बाइक की दुनिया में जो कि काफ़ी लोग जो कि पहले से सुपर बाइक की दुनिया में है, जो कि एक सुपर बाइक फैमिली का पार्ट है, ऐसे भी काफ़ी लोग हैं जो आपकी बाइक का प्राइस तोड़ने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, मार्केट में ऐसी बात फैला देंगे कि ये बंदा अभी स्ट्रेस में है, इसने अपना ऐड 8 लाख में रखा है, लेकिन ये बाइक आप 5 लाख में मांगोगे तब भी वो आपको दे देगा। चलो 5 में नहीं तो 5.5 लाख में दे देगा। फ्रेंड्स, ये चीज़ हम फेस कर चुके हैं और हम नहीं चाहते हैं कि आपके जैसा पर्सन फिर से ऐसी कोई सिचुएशन में आए, तो इस बात का ध्यान रखिए। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपना एक प्राइस फिक्स करिए और उस प्राइस पे अड़े रहिए, तभी जाकर के कभी ना कभी 10 दिन में नहीं तो क्या आपके 10 साल में भी वो बाइक नहीं बिकेगा। फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। उस प्राइस पे आप अड़े रहेंगे, फिर भी आपका वो बाइक सेल होगा। फ्रेंड्स, अभी आते हैं उस डिस्कशन पे कि अगर आपके पास अगर अभी उतना पैसा नहीं है कि आप इमीडिएटली एक सुपर बाइक खरीद पाए और आप चाहते हैं करना एक प्लानिंग, आप चाहते हैं करना सेविंग, आप चाहते हैं इन्वेस्ट करना और कुछ साल वेट करने के बाद आप अपना ड्रीम सुपर बाइक लेना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन से ऑप्शंस यूज करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले तो एक सिंपल सी चीज आती है। आप पहले आइडेंटिफाई करिए कि आपकी जो भी ड्रीम सुपर बाइक है वो कितने की आती है। चलिए मान के चलते हैं 10 लाख रुपए की आती है, तो 10 लाख रुपए उसके साथ आप आइडेंटिफाई करिए कि आप कितने टाइम फ्रेम में उस बाइक को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। मान के चलते हैं 4 साल, तो 4 साल में 10 लाख रुपए बचाने हैं। तो फ्रेंड्स, सीधा सीधा ये हिसाब लगता है, आप इंटरेस्ट को या रिटर्न्स को अभी इग्नोर करिए क्योंकि 4 साल के बाद वो बाइक भी महंगा आएगा, उसको इग्नोर करिए। फ्रेंड्स, सीधा सीधा एक हिसाब लगाइए, 4 साल में 10 लाख यानी 1 साल में हो गए 2.5 लाख, 1 साल में हो गए 2.5 लाख यानी 1 महीने में हो गए कितने, 20,000 या 25,000। फ्रेंड्स, पहले तो आप ये देखिए कि क्या अभी आप उस पोजीशन में हैं कि आप 1 महीने का 20,000 बचा पाएंगे। अगर नहीं है तो आप उस टाइम फ्रेम को एक्सटेंड करिए, आप 4 साल की जगह 5 साल करिए, 6 साल करिए।
या तो फिर आप अपनी सुपर बाइक जो कि आपकी ड्रीम सुपर बाइक है उसको अगर पॉसिबल है आपके लिए तो उससे एक वेरिएंट नीचे आइए, एक उससे जो थोड़ा सा सस्ता बाइक हो उसे लेने की कोशिश करिए, या तो फिर आप एक रीसेल के ऑप्शन में जाइए। इस तरह से आप प्लान कर सकते हैं। तो कौन से ऑप्शंस है फ्रेंड्स? सिंपली आप जाइए बैंक में एक रिकरिंग डिपॉजिट खुलवाइए, उसमें हर महीने वो पैसे डालते जाइए, रेगुलरली डालते जाइए। कसम खा लीजिए कि आपने वो ड्रीम देखा है तो उस पैसों का यूज आप उस ड्रीम को पूरा करने में ही करेंगे, कहीं और किसी और जगह पे उस पैसे को खर्च नहीं करेंगे। तो एक ऑप्शन हो गया फ्रेंड्स रिकरिंग डिपॉजिट का। दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर आप एक इन्वेस्टर है, अगर आप इक्विटी मार्केट, अगर आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा किस तरह के फंड्स किस समय पर किस तरह का रिटर्न देते हैं। तो रिकरिंग डिपॉजिट से एक बेटर ऑप्शन है कि आप एक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करिए, आप एसआईपी करिए। फ्रेंड्स, एसआईपी के रिटर्न्स एक रिकरिंग डिपॉजिट के रिटर्न्स से बेटर होते हैं, लेकिन उसके साथ एक लॉस होने का रिस्क भी एसोसिएटेड रहता है। इस बात को आप डेफिनेटली ध्यान में रखिए। इसके अलावा फ्रेंड्स और भी ऑप्शंस हैं। आप गोल्ड बॉन्ड ले सकते हैं, आप सीधा गोल्ड खरीद सकते हैं। गोल्ड का प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स 5 इयर्स ज़्यादातर ऐसा ही देखा गया है कि एप्रिशिएट होता है। तो जब आपको बाइक खरीदना है उस समय आप वो गोल्ड को सेल करके भी खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स, हो गया रिकरिंग डिपॉजिट, हो गया एक एसआईपी, हो गया गोल्ड खरीदने का ऑप्शन। इसके अलावा और क्या ऑप्शंस है फ्रेंड्स? अगर आप मार्केट की नॉलेज रखते हैं तो आप उस कंपनी के शेयर्स भी खरीद सकते हैं जिसके बारे में आप जानते हैं, जिसके बारे में आपको पता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स और 5 इयर्स ये शेयर्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और जब आप बाइक खरीदना चाहें तो उस समय पे वो शेयर्स आप बेच सकते हैं। फ्रेंड्स, सिर्फ यही ऑप्शंस नहीं है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इस दुनिया में जो कि आपको आपके पैसे बचाने के लिए कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ कहाँ सेव करने हैं, वो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को लेकर के अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप उसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि मैं फाइनेंस से रिलेटेड पर्सन हूँ तो हो सकता है कि आपके उस डाउट का सॉल्यूशन मैं आपको दे पाऊँ। अपनी पर्सनल सुपर बाइक्स की क्या जर्नी रही, मैंने कौन कौन से सही डिसीजंस लिए, कौन कौन से गलत डिसीजंस लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 2019 के जून जुलाई की बात है कि जब मैंने प्रैक्टिकली सोचना शुरू किया कि अपना ये ड्रीम था, अपन उस कैटेगरी में तो आ ही गए हैं कि हम एक 7 लाख 8 लाख तक का बाइक अफोर्ड कर पाए। हाँ, उतना कैश तो मेरे पास था नहीं, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था, लोन लेकर के बाइक खरीदना। लेकिन क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय से एक मेरा सपना रहा तो मैंने सोचा कि अब ये समय आ गया है एक लोन लेकर के भी उस सपने को पूरा किया जाए। फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, एक संडे आया, संडे को मैं गया बाइक्स देखने के लिए। उसके बाद वाले संडे में मैं गया बाइक को फाइनल करने के लिए, और उसके बाद वाले तीसरे संडे में जाकर के मैं बाइक ले आया। फ्रेंड्स, पहली सुपर बाइक खरीदने के लिए मैंने कितना समय लिया आप जानते हैं? सिर्फ 3 वीकेंड्स। 3 वीकेंड्स में आपको क्या लगता है, एक फ्रेशर जिसको सुपर बाइक की दुनिया के बारे में कोई अंदाजा नहीं है, क्या वो अपना पहला सुपर बाइक कौन सा खरीदना है, कैसा खरीदना है, किस प्राइस सेगमेंट का खरीदना है, कितना पावरफुल खरीदना है, क्या 3 हफ्ते या 3 वीकेंड्स इनफ है? मेरे हिसाब से तो फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले मेरी गलती ये थी कि मैंने अपने डिसीजन को एक अच्छा खासा समय नहीं दिया। क्योंकि मेरा ड्रीम था तो थोड़ी सी जल्दबाजी में मैंने ले ली कावासाकी निंजा 650। जब मैंने ली थी उस दिन तो मैं बहुत एक्साइटेड था फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा सपना, मेरा वो ड्रीम मैंने कंप्लीट कर लिया है। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ये चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, कावासाकी निंजा 650 एक बहुत ही अच्छा बाइक है। पावर, पिकअप, स्पीड सब उसमें है, लेकिन कमी रह जाती है तो वो 2 सिलेंडर्स की। फ्रेंड्स, निंजा 650 एक ट्विन सिलेंडर बाइक है, और जैसे कि मैंने पहले बताया मैं एक इनलाइन 4 सिलेंडर बाइक का फैन हूँ। और जैसे ही मैंने उसको 3 महीने 4 महीने के लिए चलाया और बाकी राइडर्स से मैं मिला,
बाकी राइडर्स जिनके पास इनलाइन 4 सिलेंडर वाले बाइक्स थे वो यूं जूम करके मेरे बाजू से निकल जाते थे फ्रेंड्स। तब मुझे ये एहसास होता था कि यार अपने पास तो एक गलत मशीन है, इसको चुन के तो मैंने गलती कर दी है फ्रेंड्स। उस समय ऐसा हुआ कि अब मुझे इस बाइक को बेच देना चाहिए और इसे बेच करके मुझे एक दूसरा बाइक खरीदना चाहिए जो कि इनलाइन 4 सिलेंडर वाला है। मैं अपने निंजा 650 को परचेस करने के डिसीजन को मैं काफ़ी बार रिग्रेट करता हूँ। क्यों? क्योंकि उस बाइक को जब मैंने सेल करने की कोशिश की थी 3 महीने 4 महीने हुए थे और मैंने उस बाइक को बेचने की बात की थी तो डीलर से फ्रेंड्स आप बिलीव नहीं करोगे, एक 6,20,000 रुपये में खरीदा हुआ बाइक, सिर्फ 3 महीने यूज़ किया हुआ बाइक, उसका प्राइस ऑफर क्या मिल रहा था पता है? 3,85,000 फ्रेंड्स। इस तरह के ऑफर्स मिलते हैं, फिर आप फंबल हो जाते हो, आप घबरा जाते हो, लोग मिल करके उस बाइक की प्राइस तोड़ने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। उस सिनेरियो में क्या किया जाए? तो मैं भी फंबल हो गया था, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन बाइक के बारे में न्यूज़ फैल गई थी मार्केट में कि ये बाइक ये बंदा बेचना चाहता है, ही इज डेस्परेट टू बाय एन इनलाइन 4 बाइक एंड ही इज विलिंग टू सेल दिस बाइक। तो उस बाइक का मुझे अच्छा प्राइस नहीं मिल पा रहा था। वो बाइक बेचने से पहले ही मैंने होंडा CBR की 650F जो कि मुझे एक अच्छे प्राइस पर मिली थी रीसेल में, वो खरीदी फ्रेंड्स। उस बाइक को मैंने दिल से चलाया, उस बाइक को चलाने में मुझे बहुत मज़ा आया। CBR 650F के साथ मैंने जो मज़ा किया है वो मज़ा मुझे आज मैं जो Z900 चला रहा हूँ ना फ्रेंड्स उसमें भी नहीं आ रहा। मेरी तो क्या फ्रेंड्स, मेरा सन है आरव, उसकी भी अगर मैं बात करूं तो वो भी यही कहता है कि डैडी आपने CBR 650F को क्यों सेल किया था? अगर आपने सेल किया तो आपने अभी Z900 क्यों लिया? आप 650F को ला सकते थे वापस। लेकिन फ्रेंड्स आप ढूंढिए मार्केट को, अब ये CBR 650F कहीं आप ढूंढने जाएंगे तो पहली बात तो आपको अच्छी कंडीशन में मिलेगी नहीं क्योंकि वो एक डिसकंटिन्यूड वेरिएंट है। अगर आपको मिल भी गया तो उसका लोग 6-6 लाख 7-7 लाख इतना ज़्यादा प्राइस मांग रहे हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे जबकि मैं CBR 650F को इतना एंजॉय कर रहा था तो मैंने उसे सेल क्यों किया? मैं बड़ौदा या उसके आसपास के एरिया में स्टेबल नहीं था, मुझे वो बाइक यूज़ करने का इतना मौका नहीं मिल रहा था, एक तरह से बाइकिंग की दुनिया से मैं हट सा चुका था। तो फ्रेंड्स उस समय मैंने सोचा कि अभी इस बाइक की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल कुछ समय के लिए हम इसे सेल कर देते हैं। और हमने जो लोन लिए थे निंजा 650 को खरीदने के टाइम जो बर्डन लोन तो क्लोज कर दिया था लेकिन दूसरे किसी रूप में वो फाइनेंशियल बर्डन कैरी फॉरवर्ड हुआ था, वो कैरी फॉरवर्ड हुए बर्डन को कुछ समय के लिए बंद कर देते हैं। तो इसलिए मैंने CBR 650F को सेल करने का डिसीजन लिया था। हाँ, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था उस समय कि मैं किसी तरह के फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ गया हूँ, तो लोग मुझे 4.5 लाख 4.5 लाख ऐसे ऑफर दे रहे थे उस बाइक को खरीदने के लिए। बट उस समय भी मैं एक अपने प्राइस पॉइंट पे अड़ा रहा और जो प्राइस पॉइंट मेरा एक्सपेक्टेड प्राइस था उस प्राइस पे मैंने उसको सेल किया। CBR 650F सेल करने के बाद काफ़ी समय ऐसा रहा कि मेरा प्लेस ऑफ पोस्टिंग अपने होम टाउन वडोदरा से दूर रहा हो। तो फ्रेंड्स मैं बाइकिंग की दुनिया में इसलिए वापस नहीं आ रहा था। फिर से मैंने कोशिश की बाइकिंग में वापस आने की। मैंने एक प्लान बनाया कि मैं 3 साल 4 साल वेट करूंगा, 3-4 साल वेट करके उस समय में मैं पैसा बचाऊंगा। पैसा बचाने के बाद मैंने सोचा था 2026 या 2027 में वापस एंट्री ली जाए सुपर बाइक्स के मार्केट में। मैंने कुछ पैसा बचाया, 6 महीने सेविंग्स किया। क्यों? क्योंकि मैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 लेना चाहता था। तो फ्रेंड्स वो तो मैंने बिना किसी तरह का फाइनेंशियल स्ट्रेस लिए अपना ड्रीम कंप्लीट कर लिया। लेकिन कभी कभी ना फ्रेंड्स इमोशंस गेम खेल जाते हैं अपना, और हमारा अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है। काफ़ी समय से मेरा सन आरव सुपर बाइक को मिस कर रहा था, तो आरव की इच्छा थी और बैक ऑफ द माइंड फ्रेंड्स हम बाइकर्स की तो इच्छा रहती ही है कि एक सुपर बाइक रहे हमारे पास। तो थोड़ा सा बेटे का इमोशनल अटैक मेरे दिमाग पे हावी हो गया और मैंने डिसाइड किया कि कुछ भी करेंगे, कहीं भी हाथ पैर मार के किसी भी तरह से पैसा निकालेंगे और वो सुपर बाइक खरीदेंगे।
और एक तरह से Z900 पहले भी मेरा प्रेफरेंस था। फिर से मैं कहता हूँ फ्रेंड्स, CBR एक बेटर बाइक है। फिलहाल के लिए तो फ्रेंड्स Z900 एक बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल था मेरे लिए, तो मैंने उसके ऑप्शंस एक्सप्लोर किए। मैंने 2 महीने 3 महीने ढूंढा वो बाइक, मुझे काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिले भी। फाइनली मुझे एक रीसेल में अच्छा बाइक मिल गया जो कि बिल्कुल नेक्स्ट टू न्यू था, बिल्कुल 700-800 किलोमीटर ही यूज्ड था। तो उस बाइक को मैंने खरीद लिया। लेकिन अब मेन चीज़ फ्रेंड्स जो कि मैं अभी बताने जा रहा हूँ, वो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। क्या मेरी हालत हुई, किस तरह से मैंने वो पैसों का अरेंजमेंट किया। फ्रेंड्स 6 लाख 7 लाख रुपए का तो मैंने लोन ही उठाया है बैंक से। उसको भरने में मुझे पता नहीं कितने साल लगेंगे। ओवर एंड अबाउट दैट मैंने अपने फैमिली का गोल्ड उठाया, वो गोल्ड उठा करके मैंने रखा, गोल्ड लोन लिया। गोल्ड लोन के अलावा फ्रेंड्स मेरा कुछ सेविंग्स था पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, उसमें से भी मैंने पैसे निकाले। तो आप सोचिए फ्रेंड्स, कुल मिला करके कितने लाख रुपए मैंने खर्च किए, कहाँ से मैंने पैसे उठाए। अपना सेविंग्स, अपना गोल्ड, अपना एक वो पोजीशन जिसमें मेरे पास फाइनेंशियल बर्डन नहीं था, उसको डिस्टर्ब करके लोन्स लिए और मैंने ये बाइक खरीदा। क्यों? सिर्फ इमोशंस की वजह से। आज मेरी ऐसी पोजीशन है, मुझे राइडिंग गियर्स खरीदने हैं, मुझे बाइक के लिए कुछ एक्सेसरीज खरीदनी है, उसका बजट करीब गियर्स का और एक्सेसरीज का मिला के कुछ 70 से 80 हज़ार रुपए जा रहा है। आज बाइक खरीदे हुए मुझे 4 महीने हो गए, लेकिन वो 70-80 हज़ार रुपए का खर्चा मैं नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई मेरे पास पैसे बचे ही नहीं है और मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ कि कहीं से भी अपने पुराने सेविंग से या एक और लोन लेकर के मैं वो खर्चा कर दूँ। फ्रेंड्स मैं एक अच्छा फ़ोन भी खरीदना चाहता हूँ जिससे मैं अच्छे वीडियोस शूट कर पाऊँ, अच्छी क्वालिटी के शूट कर पाऊँ। उसको खरीदने के भी मेरे पास पैसे नहीं है। मैं एक महज 17-18 हज़ार का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ अभी। फ्रेंड्स ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हड़बड़ी में, इमोशंस में लिए गए डिसीजंस आपके फाइनेंशियल पोजीशन पे किस तरह इम्पैक्ट करते हैं। फ्रेंड्स चॉइस आपका है, आपको किस तरह जाना है, लेकिन एक बैलेंस जो कि मैंने मेंटेन नहीं किया है, मैं जो बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाया हूँ, वो बैलेंस आप मेंटेन करके चलिएगा फ्रेंड्स। दूसरी बात, मैंने तो अभी कसम खा के रखी है कि नेक्स्ट 4 साल तक, कम से कम 4 साल तक मैं कोई लोन नहीं लूँगा। मैं बाइक चेंज नहीं करूँगा नेक्स्ट 3 साल तक। अगर बाइक चेंज भी किया तो तभी करूँगा जब मुझे बेचने में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डील मिल रहा है, एट द सेम टाइम दूसरा बाइक खरीदने में भी मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डील मिल रहा है। फ्रेंड्स हाँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है। क्या आप एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे? क्या आप एक वैल्यू फॉर मनी डिसीजन, या तो वो बाइक खरीदने का हो या तो वो बाइक बेचने का हो, क्या आप बेहतर डिसीजन अब ले पाएंगे? क्या आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने मिला है? फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। फ्रेंड्स फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपना ड्रीम जो है उसको पकड़ के चलिए, उसको प्रैक्टिकल बनाइए, उसको अचीव करने के लिए स्टेप्स लेना शुरू करिए। कुछ ना कुछ हड़बड़ हलचल होनी चाहिए जो कि आपके उस ड्रीम के डायरेक्शन में है। इस तरह से ना ही एक सुपर बाइक का ड्रीम, बल्कि आपकी लाइफ के वो काफ़ी सारे ड्रीम्स जो कि प्रैक्टिकल है, उसके आप और करीब पहुंचते जाएंगे। फ्रेंड्स फाइनली इस वीडियो को आपने पूरा देखा, उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो सही में यूज़फुल लगा हो तो आप इसे अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिनका भी एक ड्रीम है एक सुपर बाइक खरीदने का, या फिर उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो कि बाइक्स खरीदने और बाइक्स बेचने के डिसीजन में काफ़ी डेस्परेट हो जाते हैं और लॉस कर देते हैं। मैंने अपने बेटे को कावासाकी Z900 एक सरप्राइज गिफ्ट दिया था उसके बर्थडे पर, उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया था। फ्रेंड्स 17 मिनट का एक लंबा वीडियो है, फुर्सत से देखिएगा, उसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में यहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।